प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड पर। और मेरे सामने बहुत ही शानदार और मेहनती प्यारे मित्रों, तो मैं आपसे बात करूं कि हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। तो हम लोग ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, जो बेसिक पॉलिटी चल रही है हमारी शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से, उसमें हम लोग संविधान सभा तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की। किसकी? संविधान सभा की आज हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको संविधान सभा के ऐसे तथ्यों से रूबरू कराऊंगा जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे या दोस्तों सुने तक नहीं होंगे। प्यारे मित्रों, आप लोग विश्वास बना कर रखिएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा समझने से पहले दोस्तों हम लोग संविधान को थोड़ा देख लें। तो आप लोग जानते हैं कि भैया संविधान क्या होता है? कि संविधान नियम कानूनों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है या फिर किसी सरकार को चलाया जाता है, किसी देश की सरकार को। ठीक है। अब दोस्तों, इन नियम कानूनों को बनाने के लिए कोई ना कोई संस्था की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो दोस्तों, उन्हीं नियम कानूनों को बनाने के लिए हमें एक संविधान सभा की आवश्यकता पड़ती है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों, ये जो संविधान सभा का विचार है, मैं पूरी दुनिया की बात करूँ, अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम पूरी विश्व की बात कर लें। तो पहली बार दोस्तों, सर हेनरी मैन एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के। सर हेनरी मैन एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के। उनके दिमाग में विचार आया कि हाँ भैया, संविधान सभा होने चाहिए संविधान बनाने के लिए। तो संविधान सभा का विचार किसने दिया? सर हेनरी मैन ने दिया। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के थे। जैसे दोस्तों इन्होंने ये विचार दिया, आगे चल के सन 1787 में किसने? अमेरिका ने इस विचार को अपना लिया। और दोस्तों, संविधान सभा बनाई गई 1787 में। कहाँ की? अमेरिका की। और एक सम्मेलन हुआ था। कौन से सम्मेलन में? सम्मेलन हुआ था इनका फिलाडेल्फिया का सम्मेलन। फिलाडेल्फिया का सम्मेलन इनका हुआ था। कौन सा सम्मेलन भैया? 1787 में अमेरिका की संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, अमेरिका की संविधान सभा बनाई गई 1787 में। और कौन सा सम्मेलन था ये? फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ था। बात के लिए यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों 1789 में संविधान सभा बनाई गई फ्रांस की संविधान सभा बनाई। बात के लिए यहाँ तक। और दोस्तों, फ्रांस की संविधान सभा को कहा जाता है राष्ट्रीय सभा। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। राष्ट्रीय सभा या फिर नेशनल असेंबली। कहाँ की संविधान सभा का नाम है? तो फ्रांस की संविधान सभा का नाम है। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मैं दोस्तों आपसे बात करूं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो डालिएगा हेडिंग, यहाँ तक आप लोग लिखें। भारत में संविधान सभा की मांग। हेडिंग डालेंगे हम लोग, भारत में संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा की मांग। देखिए दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा की मांग है, इसको हम दो भागों में तोड़ लेंगे। कैसे? पहला, तो संविधान सभा की अनौपचारिक मांग। संविधान सभा की अनौपचारिक मांग, जिसे दोस्तों हम अनऑफिशियल डिमांड या दोस्तों व्यक्तिगत मांग भी कहते हैं। व्यक्तिगत मांग, पर्सनल डिमांड
दूसरा हम देखेंगे इसमें औपचारिक मांग। औपचारिक मांग, ऑफिशियल डिमांड। ऑफिशियल डिमांड, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि भारत में जो संविधान सभा है उसकी मांग को हम दो परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक तो देखेंगे संविधान सभा की अनौपचारिक मांग, एक देखेंगे संविधान सभा की औपचारिक मांग। संविधान सभा की अनौपचारिक मांग का मतलब है कि ये जो अनौपचारिक मांग है ये एक प्रकार से ऑफिशियल डिमांड नहीं है। मतलब एक प्रकार से बात करी जाए तो ये जो अनौपचारिक मांग है प्यारे मित्रों, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी बैठकर मांग कर दी जाएगी। कोई जेल में है तो उसके द्वारा मांग कर दी जाएगी, समझ रहे हैं मेरी बात को। और कोई होटल पर गया है तो उसके द्वारा मांग कर दी जाएगी। किसी ने किसी विधेयक में मांग कर दी, किसी ने किसी विधेयक या बिल में मांग कर दी, कभी मन किया तो तब मांग कर दी। तो एक प्रकार से ये बात करें तो ये जो है ये किसी भी संस्था के द्वारा या फिर दोस्तों किसी भी जो सरकार है उसके द्वारा पारित नहीं है, इसलिए इसे हम अनौपचारिक मांग बोल रहे हैं। इसलिए इसे हम अनौपचारिक मांग बोल रहे हैं प्यारे मित्रों। मैंने कहा कि भैया अनौपचारिक मांग, अनौपचारिक का मांग का मतलब मैंने बताया आपको कि किसी भी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी व्यक्तिगत, ये से हम व्यक्तिगत मांग बोलते हैं, किसी पर्सन व्यक्ति के द्वारा किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा ये मांग कर दी जाएगी। कभी भी जहाँ मन करे तहाँ मांग कर दी जाएगी। ये ऐसे ही जब मन करे तब। तो क्या है अनौपचारिक मांग। एक होती है औपचारिक मांग यानी ऑफिशियल डिमांड। ऑफिशियल डिमांड का मतलब है किसी भी द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा इस डिमांड को लेकर के, और उस प्रस्ताव को जो हमारी जो नेशनल कांग्रेस कार्य समिति है उसके द्वारा से पारित किया जाएगा। जब जाकर क्या बनेगी हमारी ये औपचारिक मांग बनेगी। बात क्लियर है यहाँ तक। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, हम बात औपचारिक मांग की कर लेते हैं। औपचारिक मांग, पहले हम लोग औपचारिक मांग की बात करेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ देखिए लिखें कैसी मांग, अनौपचारिक मांग। अनौपचारिक मांग। तो हम पहले अनऑफिशियल डिमांड की बात करते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, पहली बार संविधान सभा की मांग करी गई बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग करी गई। कब? 1895 में। कब दोस्तों? 1895 में। और वो एक विधेयक लेकर के आए, वो एक विधेयक लेकर के आए या फिर एक बिल लेकर के आए जिसे कहा गया स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक। मैंने आपको क्या बताया कि भैया 1895 में एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उसका? बाल गंगाधर। भैया क्या नाम था उनका? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक विधेयक लेकर के आते हैं। कौन सा? स्वराज विधेयक। कौन सा विधेयक प्यारे मित्रों? स्वराज विधेयक ये लेकर के आते हैं, या स्वराज बिल ये लेकर के आए थे। और किसकी मांग करी गई? संविधान सभा की इसमें मांग करी गई 1895 में। और ये जो 1895 वाली मांग जो है बाल गंगाधर तिलक की, बीजी तिलक की, ये दोस्तों प्रथम अनौपचारिक मांग है। क्या है? प्रथम अनौपचारिक मांग है। प्रथम अनौपचारिक मांग इसे हम बोलेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम अनौपचारिक मांग कौन सी थी? तो 1895 में जो मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम अनौपचारिक मांग किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। बात क्लियर यहाँ तक? बहुत बढ़िया। आगे दोस्तों मैं बात करूं तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था
1918 में 1918 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे मित्रों? ये दिल्ली में हुआ था। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है, इस कांग्रेस के अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया, आत्मनिर्णय। आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन क्या कह लिया गया? निर्णय लिया गया कि भैया हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास आत्मनिर्णय होना चाहिए। हमें अपने मुद्दे पर स्वयं को क्या लेनी चाहिए? डिसीजन लेनी चाहिए। ये दोस्तों, ये जो है, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं संविधान सभा से संबंधित, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एग्ज़ाम में ये समझ लेना कि आपको रामबाण सिद्ध होंगे। एक बार दोस्तों आप लोग वीडियो देख करके जाइएगा, आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि दोस्तों ये ऐसे टॉपिक हैं, ये एक समुद्र टॉपिक है, यानी कि समुद्र है यहाँ से, और ये जो समुद्र है यहाँ से कुछ ना कुछ, जब समुद्र में हाथ डालोगे थोड़ा बहुत पानी आ ही जाएगा हाथ में। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते ही हैं। तो मैंने बताया आपको कि 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिल्ली में, और इसमें एक निर्णय लिया गया, सेल्फ डिटर्मिनेशन या फिर आत्मनिर्णय का लिया गया निर्णय। ठीक है। और ये जो अधिवेशन हुआ दोस्तों, तो 33वां अधिवेशन था। कौन सा था? 33वां अधिवेशन था। कोई भी पूछ ले कि कौन सा अधिवेशन था, तो 33वां अधिवेशन था प्यारे मित्रों। ठीक है। आगे मैं आपको बताऊं तो आपने पढ़ा होगा भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम आपने पढ़ा है। और उसमें ब्रिटेन की संसद द्वारा बताया गया कि जो भारत की जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा का गठन करना, भारतीय संविधान सभा का जो गठन करना है वो कौन करेगा? वो ब्रिटिश संसद करेगी। वो कौन करेगी प्यारे मित्रों? ब्रिटिश संसद करेगी। ये लीजिए, भारतीय संविधान सभा के गठन की जिम्मेदारी किसे दी गई? ब्रिटिश संसद को दी गई। ठीक है। कब? 1919 के भारत शासन अधिनियम से। दोस्तों इस बात से नाराज़गी थोड़ी सी आई भारतीयों में, क्योंकि हम तो स्वराज की मांग कर रहे हैं, आत्मनिर्णय की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि संविधान सभा गठन कौन करेगा? तो भैया ब्रिटेन की संसद करेगी। ब्रिटिश संसद द्वारा संविधान का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का। बात क्लियर है? आगे चल करके दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में कहा गया दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में एक इनकी पत्रिका आती थी, यंग इंडिया पत्रिका। यंग इंडिया पत्रिका, यंग इंडिया पत्रिका आती थी। और इसमें इन्होंने कहा दोस्तों कि ये जो भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाना चाहिए। क्या कहा? कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाना चाहिए। भारतीयों का संविधान, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार बनाया जाना चाहिए। क्या कह दिया भैया? कि भारतीयों का जो संविधान होना चाहिए वो कैसे बनाए जाने चाहिए? वो
भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाना चाहिए। किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी द्वारा 1922 में कहा गया। किस में कहा गया? तो यंग इंडिया उनकी एक पत्रिका थी, उसमें कहा गया। बात क्लियर है? या फिर दोस्तों इसे दूसरे नाम से भी जान सकते हैं हम लोग, इसका दूसरा नाम कहते हैं पूर्ण अभिव्यक्ति। पूर्ण अभिव्यक्ति, पूर्ण अभिव्यक्ति, यानी कि संविधान बनाने को लेकर हमारे पास क्या होनी चाहिए? पूर्ण अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि जैसा हम चाहें वैसा हम संविधान बना सकें। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा था कहाँ? मध्य प्रदेश पीसीएस में, कि यह किसका कथन है कि भारतीयों के संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। किसका? महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है प्यारे मित्रों, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करें तो दोस्तों मैं जरा रफ कर दूं अभी। प्यारे मित्रों, आप लोग साथ बना रखे हैं। देखिए संविधान सभा एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भैया यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आता ही है। और प्यारे मित्रों, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं तो आप लोग प्रैक्टिस सेशन कभी ना छोड़ें, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर ही होते हैं अधिकतर, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। आगे बात करें दोस्तों, ये फैक्चुअल डाटा है, मैं आपको रिवीजन करा दूंगा बाद में, चिंता मत करिएगा। अगली बात करें तो 1927 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग की गई संविधान सभा की। 1927 में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और दोस्तों इसी मांग को, ये जो मोतीलाल नेहरू जो मांग कर रहे थे, इन्हीं सब मांगों को आगे चल करके मैंने आपको बताया होगा कि भैया एक नेहरू समिति बनाई गई थी जिसमें कुछ मांगें मांगी गई थी। तो आगे चल करके नेहरू समिति जो बनाई गई थी उसमें जो रिपोर्ट आई थी 1928 में, जो रिपोर्ट आई थी नेहरू रिपोर्ट, उसमें इन्हें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करें प्यारे मित्रों, आगे बात करें तो 1934 की बात कर लेते हैं अब हम लोग। 1934, देखिए 1934 में प्यारे मित्रों दो लोगों ने मांग करी। 1934 में दो लोगों ने मांग करी। एक तो करी M.N. रॉय ने, M.N. रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, और दूसरी जो मांग करी गई, वो दूसरी मांग करी गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा दूसरी मांग करी गई। बात क्लियर है प्यारे मित्रों यहाँ तक? ये बात आप लोग समझिएगा कि ये जो मांग करी जा रही है किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा। इस मांग को दोस्तों प्रथम औपचारिक मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम औपचारिक मांग कहते हैं। प्रथम औपचारिक मांग। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा। कब? 1934 में की गई। बात क्लियर है? आप कहोगे कि गुरुजी ऐसे तो नेहरू द्वारा भी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई यहाँ पर 1934 में, फिर इनकी मांग को क्यों नहीं औपचारिक मांग कहा गया? भाई सवाल आपका उठना स्वाभाविक है मित्रों। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो M.N. रॉय द्वारा जो मांग की गई थी संविधान सभा की, ये पहले की गई थी, और जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो मांग की गई वो बाद में की गई थी, वो बाद में की गई। तो ये जो प्रथम मांग की गई है मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा या फिर M.N. रॉय द्वारा 1934 में, इनकी मांग को दोस्तों कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1934 में
स्वीकार कर लिया गया। क्या बताया मैंने आपको कि भैया कांग्रेस कार्य समिति द्वारा एम.एन. रॉय की जो मांग थी उस मांग को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया या फिर दोस्तों मान लिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा एम.एन. रॉय की मांग को कब स्वीकार किया गया, कब, 1934 में। बात क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल बात क्लियर है प्यारे मित्रों? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना प्यारे मित्रों? ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, तो आपके मन में एक बात आ रही होगी, आपके मन में एक बात आ रही होगी। देखिए, ये जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो मांग की जा रही है 1934 में, इनका एक न्यूज़पेपर था, न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर, न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। इन्होंने कौन से न्यूज़पेपर में, कहाँ दोस्तों, अखबार में, कहाँ पर, अखबार में। बात क्लियर यहाँ तक? तो भैया कौन सा अखबार है, न्यू हेराल्ड अखबार है। तो अब मैं आपसे बात करूं कि भैया एक बात बताओ, आपने कह दिया भैया कांग्रेस समिति द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1934 में एम.एन. रॉय की मांग को स्वीकार कर लिया गया, इसलिए इसे कह दिया गया प्रथम औपचारिक मांग। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि एक बात बताइए कि कांग्रेस समिति द्वारा, कांग्रेस समिति द्वारा 1934 में, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1934 में संविधान सभा की मांग को स्वीकारा गया, यह किसके द्वारा की गई थी, किसके, एम.एन. रॉय के द्वारा। अब सवाल ये उठता है प्यारे मित्रों कि कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई, तो लिखिएगा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग कब की गई, 1935 में। कब दोस्तों, 1935 में संविधान सभा की मांग कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है प्यारे मित्रों? ठीक, अगला हम देखते हैं कि भैया एक और ध्यान रखें आप लोग कि फिर दोबारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा, फिर पुनः दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में एक बार मांग और की गई। और दोस्तों ये जो संविधान सभा की मांग 1938 में की जा रही है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इस मांग में दोस्तों इन्होंने कहा कि संविधान सभा का जो निर्वाचन होना चाहिए, इन्होंने कहा दोस्तों कि संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ये मांग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या कहा गया, संविधान सभा के जो निर्वाचन होना चाहिए वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए प्यारे मित्रों, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। बात यहाँ तक क्लियर है? किसके द्वारा कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि दोस्तों 1938 के बाद आता है, आपको पता है कि भैया अगस्त प्रस्ताव में मांग की गई, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। और दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में क्या कर लिया गया कि संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया।
ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों मध्य प्रदेश पीसीएस में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश पीसीएस में है क्वेश्चन पूछा था कि अगस्त सर्वप्रथम ब्रिटिशर्सों द्वारा संविधान सभा की मांग को कब स्वीकारा गया? अगस्त प्रस्ताव 1940। क्या प्यारे मित्रों? 1940 में। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसके बाद आता है अपना क्रिप्स मिशन। उसके बाद आता है अपना क्रिप्स मिशन 1942। क्या आता है? क्रिप्स मिशन 1942 आता है। और क्रिप्स मिशन 1942 में भी दोस्तों संविधान सभा की स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। और दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में और क्रिप्स मिशन में एक कॉमन बात थी, इन्होंने कहा था कि भैया हम आपको संविधान सभा दे देंगे, हम आपकी संविधान सभा की मांग को स्वीकार रहे हैं, हम आपको संविधान सभा दे देंगे, लेकिन हम आपको जो संविधान सभा देंगे वो हम आपको संविधान सभा कब देंगे? वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। ये सभी बातें आपको याद आ जानी चाहिए, क्योंकि पिछले जो सेशन हुए हैं हमारे, पिछली जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको ये सब कुछ बातें बता दी हैं। प्यारे मित्रों आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, अहमद सर का आपसे वादा है कि आपका सर कभी झुकने नहीं देगा। जितना आपको पढ़ा दिया है उतना दोस्तों आप रिवीजन करते रहें और कोशिश ये करें कि क्लासेस जितनी भी आएँ उन प्रत्येक क्लास को देखें और आपके जितने भी मित्र हैं उन सब मित्रों को अपनी क्लासें क्या करें? शेयर करते रहें दोस्तों। और ध्यान रखिएगा जिसके भी फ़ोन में चैनल सब्सक्राइब नहीं है आप चैनल सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है प्यारे मित्रों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा आप सभी मित्रों को, क्योंकि आपने बहुत ही कम समय में अपने चैनल पर 1K यानी कि 1000 लोगों का अपना एक परिवार हो चुका है और अपने इस परिवार को आप लोग और ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, तो आपका परिवार है, अपना परिवार है भाई। तो मैंने आपको आज ये जो बातें बताई हैं प्यारे मित्रों, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अरे हाँ या ना? अब 1942 के बाद मैं बात करूं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि भैया 1943 में भारत में लॉर्ड विवेल नए वायसराय बनाए गए और ये विवेल प्लान लेकर के आते हैं। और विवेल प्लान में मैंने आपको तमाम विशेषताएं बताई थी उसकी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया 1945 में आगे चल करके 1945 में इंग्लैंड में होते हैं चुनाव। इंग्लैंड में होते हैं, क्या होते हैं प्यारे मित्रों? चुनाव इंग्लैंड में होते हैं। और जो इंग्लैंड में चुनाव हुए थे दोस्तों उनमें सरकार बनी थी किसकी? क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी प्यारे दोस्तों? क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। और 1945 में जो चुनाव हुए उससे पहले किसकी सरकार थी इंग्लैंड में? तो वो थी विंस्टन चर्चिल साहब की सरकार, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। जो कि कौन सी पार्टी से थे प्यारे मित्रों? कंजर्वेटिव पार्टी से थे। ठीक है। और 1945 में जो सरकार बनी, जो क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, वो क्लीमेंट एटली किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो थे लेबर पार्टी से संबंधित। किसमें? लेबर पार्टी संबंधित थे। बात यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ है ना? तो चलिएगा आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्लीमेंट एटली साहब थे ये थोड़े लिबरल व्यक्ति थे। कैसे थे? ये थोड़े लिबरल व्यक्ति थे। और जो लिबरल होता है दोस्तों वो स्वतंत्रता की, अधिकारों की, ये इन सब की बात करता है। तो क्लीमेंट एटली लिबरल थे। इन्होंने दोस्तों अपने हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर के घोषणा करी कि स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है और संविधान सभा भारतीयों का अधिकार है। तो दोस्तों इसी के चलते आगे चल करके 24 मार्च 1946 दोस्तों ये तिथि भी पूछने लगा है अब एग्जामिनर। क्या पूछने लगा है? अब एग्जामिनर तिथि भी पूछने लगा है कि 24 मार्च 1946 को दोस्तों आगे चल करके एक कैबिनेट मिशन आता है भारत में। क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है या फिर मंत्रिमंडलीय मिशन आता है भारत में। और इसमें दोस्तों 3 लोग आते हैं। कौन कौन? एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेपर्ट क्रिप्स। आगे बढ़े अब। ठीक है, चलिएगा। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन पर। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन
1940। कब आया? मार्च 1940, 24 मार्च 1940। दोस्तों तिथि आप लोग ध्यान रखें कि कैबिनेट मिशन या फिर दोस्तों इसे हम मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहते हैं। मंत्रिमंडलीय मिशन जिसे हम लोग कह भी सकते हैं, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन, इसका क्या मतलब है कि दोस्तों ये जो 3 लोग इसमें आए हैं, ये क्या है? ये ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल है उसके सदस्य हैं। अरे उसके ब्रिटेन के मंत्री हैं ये। अरे जब मंत्री भारत में आ रहे हैं तो मंत्रिमंडलीय मिशन या फिर कैबिनेट मिशन कह सकते हैं हम लोग। बात क्लियर है? तो ये जो मंत्रिमंडलीय मिशन, एक कैबिनेट मिशन आया प्यारे मित्रों, इसमें लोग कितने लोग आए? इसमें 3 लोग आए। कितने लोग आए मेरे प्यारे साथियों? इसमें 3 लोग आए। पहला ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, और आए हमारे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। मैंने आपको क्या बताया कि भैया ये जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था इसमें 3 लोग आए। कौन कौन से थे? ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। बात यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके क्या उद्देश्य है मित्रों? इसके उद्देश्य है भैया, इसके क्या उद्देश्य हैं? इसके 2 उद्देश्य हैं गुरु जी। कौन कौन से? पहला तो भैया संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। दूसरा इसका उद्देश्य है अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। दूसरा इसका उद्देश्य है अंतरिम सरकार का गठन। बात यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे मित्रों, मैं आपको बताऊं कि दूसरा इसका उद्देश्य है अंतरिम सरकार का गठन। आपसे क्वेश्चन 2 बनते हैं यहाँ से। कैसे कैसे? एक तो ये इसी लाइन से दोस्तों, एक तो पूछेगा कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों नया पूछा था, एक क्वेश्चन नया पूछा था। और नया क्वेश्चन क्या था प्यारे मित्रों? वो नया क्वेश्चन ये था कि कैबिनेट मिशन ने अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की? कि कैबिनेट मिशन ने अपने उद्देश्यों की घोषणा कब करी? तो दोस्तों उसमें आप लोगों को उद्देश्यों की घोषणा, उद्देश्य की घोषणा कब करी? तो उद्देश्यों की घोषणा करी 16 मई 1940 को। कब भैया? 16 मई 1940 को क्या करी? कैबिनेट मिशन ने अपने उद्देश्यों की घोषणा करी। बात क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो उद्देश्य क्या है? संविधान सभा गठन करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। इसके लिए दोस्तों कितने लोग आए हैं? ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, यानी कि 3 लोग आए हैं। इनका क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य है कि भारत में संविधान सभा का गठन करना। बात क्लियर है दोस्तों? इन्होंने संविधान सभा के लिए 389 सीटें डिक्लेयर करी। कितनी सीटें? 389 सीटें इन्होंने डिक्लेयर करी। बात यहाँ तक दोस्तों आप लोग सही से समझिएगा। 389 सीटें इन्होंने डिक्लेयर करी और इन 389 सीटों को इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में? इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। 292 प्लस 4 और 93। 292 दोस्तों ये जो सीटें थीं, ये जो 292 सीटें थीं, ये दी गई थी देसी ब्रिटिश प्रांतों को, सॉरी ब्रिटिश प्रांतों को, ब्रिटिश प्रांतों को ये सीटें दी गई। और दोस्तों ये जो 93 सीटें दी गई थी, ये 93 सीटें दी गई किसको? देसी रियासतों को, देसी रियासतों को ये सीटें दी गई। बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए।
बहुत बढ़िया। और ये जो 4 सीटें दी गई, ये जो 4 हैं दोस्तों, ये 4 सीटें दी जा रही हैं कमिश्नरी प्रांतों को। कमिश्नरी, उस समय स्टेट हुआ करते थे, कमिश्नरी स्टेट, जो कि कितने थे, वो 4 कमिश्नरी प्रांत हुआ उस समय हुआ करते थे। कौन कौन से? नंबर 1 दिल्ली, अजमेर, दिल्ली अजमेर मारवाड़, दिल्ली अजमेर या मारवाड़, दिल्ली अजमेर मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया 389 सीटें कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए क्या करी, अनाउंस कर दी कि संविधान सभा में 389 सीटें होंगी जी। और इन्होंने कहा कि इनको 2 भागों हम लोग विभाजित कर रहे हैं। कौन कौन से में? 292 + 4 और 93 सीटें किसको दी गई? देसी रियासतों को। 292 किसी दे दी जा रही है? ब्रिटिश प्रांतों को। 93 किसी दे दी जाएंगी? देसी रियासतों को। बात क्लियर है? अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं इनको अब क्या स्पेशल बोलूँ, मैं अब इनको क्या स्पेशल बोलूँ? 292 + 4 मैं इनको अगर 296 बोल दूँ तो आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अरे कोई दिक्कत ना होनी चाहिए आपको, बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्रों। ठीक है, अरे बात यहाँ तक ठीक है? अरे हाँ है ना? क्यों भाई? अरे मेरे शेर और शेरनियों, आप लोग इधर ध्यान दें। मैं तो एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा दोस्तों, ये जो तुम्हें स्टेट कमिश्नरी स्टेट दिखाई दे रहे हैं, कमिश्नरी प्रांत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि 15 अगस्त, क्वेश्चन था दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य संविधान सभा में थे? क्या क्वेश्चन पूछा था कि 15 अगस्त 1947 को कमिश्नरी स्टेट से, कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य संविधान सभा में मौजूद थे? दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि गुरुजी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सके। पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, आपको ऑप्शन में दे देगा 3, एक नहीं देगा कोई सा, पहला ये। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन कौन से प्रांत, कमिश्नरी प्रांत से सदस्य कहाँ थे, संविधान सभा में थे। तो दोस्तों ऑप्शन में तमाम देता है, ऑप्शन में देता आपके 5, 4, 3, 2 ऐसे ऑप्शन में देता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3। कैसे? मैंने कहा कि 3 सदस्य 15 अगस्त 1947 में थे संविधान सभा में इन कमिश्नरी प्रांतों से। कैसे? दिल्ली से था, अजमेर मारवाड़ से था, कुर्ग बलूचिस्तान से था, और ये जो कुर्ग है कर्नाटक में, सॉरी दोस्तों कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। ये जो बलूचिस्तान है, ये जो दोस्तों आपको बलूचिस्तान दिखाई दे रहा है, ये जो बलूचिस्तान दिखाई दे रहा है, ये कहाँ है दोस्तों? ये पाकिस्तान में है। अरे ये कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान कहाँ जा चुका है? ये तो भैया 14 अगस्त 1947 को कहाँ जा चुका है? भारत का विभाजन हो चुका है, अलग हो चुका है ये तो इसलिए कितने सदस्य हुए? 1, 2, 3। घूम जाओगे दोस्तों, घूम जाओगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। बात क्लियर है यहाँ तक? तो देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी कि भैया 389 सीटों को 2 भागों में विभाजित किया, 296। अब मैं 296 बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपको। 296 और 93, और 93 ये जो 296 है इनका होना है क्या? निर्वाचन होना है प्यारे मित्रों, इनका होना है निर्वाचन, इनका होना है निर्वाचन होना है दोस्तों। और ये जो 93 सीटें हैं इनका होना है क्या? मनोनयन, इनका होना है मनोनयन होना है। मनोनयन का मतलब है दोस्तों, आप जानते हैं कि तमाम उस समय राजा रजवाड़े हुआ करते थे, तो उन्हें हम लोग देसी रियासतें बोलते हैं। तो
तो राजा साहब को यह अनुमति दी गई कि राजा साहब आपकी इच्छा है, आप जिसको भी चाहें उसको संविधान सभा में भेज सकते हैं, हम आपसे कोई बात दोबारा लौट के ना कहेंगे। बात क्लियर है? तो राजा साहब की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि राजा साहब जिसे भेजेंगे संविधान सभा में हम उसको स्वीकार कर लेंगे। ठीक है। तो देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई, 296 सीटें दी गई ब्रिटिश प्रांतों को, इनका निर्वाचन होना है। और दोस्तों ये जो 296 सीटें हैं, ये जो 296 सीटें हैं, इनको भी दोस्तों हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। इनको 3 भागों में विभाजित करेंगे। कैसे कैसे? इनको 3 भागों में विभाजित कैसे करेंगे? पहला, मुस्लिम, सिख और अन्य। मुस्लिम, सिख और अन्य। मैंने आपको बताया कि ये जो 296 सीटें हैं, इनको हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, मुस्लिम, सिख और अन्य। और दोस्तों मुस्लिम और जो सिख हैं, मुस्लिम और सिख को दिए गए क्या? पृथक निर्वाचन दिया गया। क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भैया पृथक निर्वाचन क्षेत्र हम उसे कहते हैं जहां पर मान चलिएगा किसी भी कैटेगरी की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसी कैटेगरी का क्या लड़ता है? व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है। जैसा यदि किसी क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है तो कैंडिडेट केवल चुनाव में मुस्लिम का ही खड़ा हो सकता है। ये होता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो क्या दे देगा यहाँ पर? दोस्तों देखिए, ये जो ब्रिटिशर ये चाहते थे कि भैया फूट डालो, शासन करो की नीति करो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ती चली जाएगी, हम क्या करेंगे? हम शासन करते हुए चलेंगे। बात ठीक है यहाँ तक? तो अब मैं आपको बताऊं कि भैया मुस्लिम और सिख को दिया गया क्या? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। कहीं ना कहीं अंग्रेज भी कहाँ थे? अंग्रेज भी कहीं ना कहीं इन मुस्लिमों के पक्ष में थे, उस समय मुस्लिम लीग के पक्ष में थे। देखिए अब आगे मैं आपको बताऊं कि भैया ये जो 296 सीटें हैं, इनका निर्वाचन होना है। निर्वाचन जो होना है दोस्तों, देखिए निर्वाचन मैं आपको बताऊं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके 2 प्रकार से हो सकता है। निर्वाचन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार से हो सकता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें जनता स्वयं भागीदारी करे, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें जनता भागीदारी ना करे, बल्कि दोस्तों जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो भागीदारी करें। वो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बात क्लियर है? तो ये जो संविधान सभा का चुनाव हुआ, चुनाव होगा अब, ये दोस्तों इन्होंने कहा कि भैया ये जो चुनाव होगा ये अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। कैसा होगा? ये अप्रत्यक्ष होगा। ये लीजिए, ये कैसा चुनाव होगा? ये अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होगा और 10 लाख की आबादी पे एक व्यक्ति खड़ा होगा। क्या कह दिया? 10 लाख की आबादी पे एक व्यक्ति खड़ा होगा और अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। और दोस्तों अप्रत्यक्ष की बात आ जाए तो भैया यहाँ पर जनता तो भागीदारी लेगी नहीं, जनता तो वोट करेगी नहीं, तो फिर कौन चुनेगा फिर संविधान सभा में जाने वाले व्यक्ति के लिए? तो दोस्तों चुनेंगे कौन? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य। कौन चुनेगा? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य चुनेंगे। बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि भैया प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य क्या चुनेंगे? इन लोगों को चुनेंगे। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य जैसे चुन देंगे ये कम हो जाएंगे, संविधान सभा में पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य कौन चुनेंगे? उन्हें आप लोग चुनेंगे। उन्हें कौन चुनेंगे? उन्हें आप लोग चुनेंगे। जैसे दोस्तों अभी भी होता है कि भैया यदि अप्रत्यक्ष निर्वाचन को मैं समझाऊँ आपको, तो अभी भी होता है, क्या होता है कि भैया ये जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, आपके गांव में मुखिया के चुनाव होते हैं, प्रधान के चुनाव होते हैं, तो क्या होता है ये प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होते हैं। इनमें जनता स्वयं भागीदारी लेती है। देखो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये कैसे होते हैं? ये अप्रत्यक्ष तरीका से होते हैं। इनमें हम लोग भागीदारी नहीं लेते, बल्कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो भागीदारी लेते हैं, वो भागीदारी करते हैं। और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कहाँ मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे प्रांतीय विधानमंडल में या फिर प्रांतीय विधानसभा में, वो आपको देखने को मिलेंगे। बात यहाँ तक क्लियर है?
तो दोस्तों ये क्या हो चुका है, ये चुनावों का एस्टीमेट तैयार हो चुका है कि भैया 389 सीटें हैं, 296 को चुनाव होना है, 93 का निर्वाचन होना है। इन्हें तो 3 भागों में विभाजित कर दिया, मुस्लिम, सिख और अन्य। मुस्लिमों को दे दिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और निर्वाचन कैसा होना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हमारा चुनाव का एस्टीमेट तैयार हो गया कि निर्वाचन का एस्टीमेट तैयार हो गया। आगे चल करके दोस्तों मई जून में चुनाव की घोषणा हुई, भैया मई जून में चुनावों की घोषणा हुई। और दोस्तों जुलाई में चुनाव कराए गए, जुलाई में चुनाव कराए गए, और इसका रिजल्ट आता है 16 अगस्त 1940 को। रिजल्ट आता है 16 अगस्त 1940 को। और दोस्तों रिजल्ट में क्या परिणाम आया, रिजल्ट में परिणाम आया ये कि 208 सीटें मिली किसे, 208 सीटें मिली कांग्रेस को, और दोस्तों 73 सीटें मिली किसे, मुस्लिम लीग को। किसे प्यारे मित्रों, मुस्लिम लीग। 208 सीटें मिली कांग्रेस को और 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को। ये लीजिए दोस्तों, ये क्या हो गया, ये तो बाबू खेला हो गया, ये भैया ये तो खेला हो गया। गुरु जी खेला कैसे भैया, ये जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, मुस्लिम लीग वाले जो हैं, इन्होंने तो दोस्तों अपनी सेपरेट पाकिस्तान की मांग तक को ठुकरा दिया संविधान सभा के होने वाले चुनावों में। क्योंकि दोस्तों पैथिक लॉरेंस साहब ने पूछा था, जब ये कैबिनेट मिशन लेकर के आए थे भारत में, मुस्लिम लीग से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, कि हम चाहते हैं पाकिस्तान चाहते हैं, हम अलग सेपरेट पाकिस्तान चाहते हैं। और इन्होंने कहा कांग्रेस वाले, हम चाहते हैं संविधान सभा, संविधान बनाएंगे साहब हम तो इसने पैथिक लॉरेंस साहब ने इसको बोतल में उतार दिया था। मतलब दोस्तों ये पागल बनाते रहते थे अंग्रेज, जिसको प्रत्येक को बोतल में उतारते रहते थे। इस बार जिन्ना की बात, तो जिन्ना क्या हुआ, इसकी बोतल में उतर गया, और जिन्ना लालच मांगे कि भैया संविधान सभा के होने वाले चुनाव में मैं खड़ा हो जाऊंगा मेरे। और इसने कहा था, जिन्ना ने कहा था पैथिक लॉरेंस साहब से कि मुसलमान मेरे प्रति बहुत प्रेमदार हैं, और मुसलमान मुझे क्या कर रहे हैं, मुसलमान मेरे भाई हैं अपने सब, और मुझे सब लोग वोट कर देंगे, इसीलिए मुसलमानों ने इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था मुस्लिमों को। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों अंग्रेज भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के पक्ष में थे। तो अब क्या हो रहा है भैया, अब हो रहा है ये कि कांग्रेस को 208 सीटें मिलनी, 73 सीटें मिलनी है मुस्लिम लीग को। अब दोस्तों 73 सीटें जैसी देखी, इसका दिमाग झंडा गया। इन्हें सोचा कि भैया अब तो मामला गड़बड़ है, अब तो मैं पैथिक लॉरेंस साहब के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा भाई, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा अब तो मैं पैथिक लॉरेंस साहब के सामने। कि कैसे भाई, लॉरेंस साहब तो बोल देंगे मुझसे कि भाई जिन्ना तू कह रहा था कि सब मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं, बता कौन सा और कहाँ का मुसलमान तुझसे प्यार करता है, और यहाँ तो कांग्रेस जीत गई, तो तुझसे कोई मुसलमान प्यार नहीं करता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुसलमान अपने भारत के प्रति डिवोटेड है और भारत के लिए जान देने के लिए तैयार है, राष्ट्रवादी है मुसलमान। क्या है कि कुछ लोगों ने इन मुसलमानों को क्या है कि अलग ही सांप्रदायिक तौर पर स्थापित कर दिया है, अलग ही समाज में अपनी एक जगह बना दी। दोस्तों समाज में भाईचारा बहुत ज़रूरी है। यदि आपके समाज में भाईचारा नहीं है तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि हम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और राष्ट्र निर्माण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो है निरंतर जब चलेगी जब आप लोग सब लोग एक भाईचारे के रूप में रहेंगे। दोस्तों भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। बात समझ में आ रही है। तो मुसलमान भारत के प्रति डिवोटेड है। यदि भारत के प्रति डिवोटेड नहीं होता तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को जिता देता, और ये संविधान कौन बनाती, फिर मुस्लिम लीग बनाती। प्यारे मित्रों कौन बनाती, मुस्लिम लीग बनाती। बात क्लियर है। तो मैंने बताया कि भैया संविधान सभा के होने वाले चुनाव मिली, 208 सीटें मिली कांग्रेस के लिए, 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग के लिए। बात क्लियर यहाँ तक। तो जैसे ही 73 सीटें मुस्लिम लीग ने देखी, मोहम्मद अली जिन्ना ने देखी दोस्तों, वैसे ही दोस्तों इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी। क्या कर दी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा करी, या फिर डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। क्या कर दी, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा इन्होंने करी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में दोस्तों इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्यारे मित्रों प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में
इन्होंने देखा कि भैया भारत में हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग भारत में इस प्रकार से दंगे कराएंगे और इतने दंगे कराएंगे, इस प्रकार से दंगे कराएंगे और इतने दंगे कराएंगे कि दोस्तों भारत में आप लोग जानते हैं कि उस समय 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। कितने? 1 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए थे प्यारे मित्रों, मारे गए थे, नहीं मारे गए। और आप लोग कहते हैं कि भैया आज़ादी हमें आसान परिस्थितियों में मिली है। आसान परिस्थितियों में दोस्तों हमें आज़ादी नहीं मिली है। जो आप लोग सुनते हैं ना कि भैया आज़ादी के समय तमाम ट्रेनों में लाश कट के जा रही थी, तमाम खून की नदियाँ बह रही थी, वो बात सच है दोस्तों। 80-90 लाख तो दोस्तों एनसीईआरटी का आंकड़ा है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 करोड़ से अधिक लोग भी मारे गए थे। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है यहाँ तक? तो इसने चलाया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दोस्तों इसके द्वारा पूरे देश में क्या कराए, इन्होंने दंगे कराए। क्या कराए? पूरे देश में दंगे कराए। और ये दंगे दोस्तों जब तक चलते रहे जब तक कि 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान का विभाजन नहीं कर दिया गया। पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तब तक यह दंगे दोस्तों चलते रहे। बात यहाँ तक क्लियर है? अरे दोस्तों बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? बात समझ में आ भी रही है नहीं? तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि भैया 16 अगस्त 1946 को रिजल्ट आया चुनाव का, और चुनाव में क्या हो गया, 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को 73 सीटें जैसे ही मिली, उसके दिमाग झन्ना गया। जिन्ना का उसने क्या करा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा करी तो दोस्तों क्या करा, उसके तहत पूरे देश में दंगे कराए। और दंगे कब तक चले? 14 अगस्त 1947 तक चले, जिसमें कि 1 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए थे प्यारे मित्रों। और अगले दिन दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत को भी दोस्तों आज़ाद कर दिया गया। भारत को भी आज़ाद मेरे प्यारे मित्रों कर दिया गया। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है कि भैया ये जो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया गया दोस्तों, इस दिन भारत आज़ाद नहीं होना था। इस दिन भारत आज़ाद नहीं होना था। जिस समय दोस्तों ये जो दंगे चल रहे थे, जब ये दंगे चल रहे थे दोस्तों, उस समय 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली द्वारा एक घोषणा की गई। 20 फरवरी दोस्तों, कब? 20 फरवरी 1947 को किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली के द्वारा एक घोषणा की गई। कब? 20 फरवरी 1947 को, कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। कब? जून 1948 में, 30 जून 1948 में, 30 जून 1948 में हम क्या कर देंगे? भारत को आज़ाद कर देंगे। क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की गई दोस्तों। लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इस समय हुआ करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन साहब कहने लगे इटली साहब से कि इटली साहब देखो सही, ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो मर जाएंगे तब दोगे आज़ादी तुम्हें। भैया आज़ादी दोगे किसे? आज़ादी दोगे किसे आप? कई जानवरों को आज़ादी दोगे, ईंट पत्थरों को, पेड़ पौधों को आज़ादी दोगे? जब इंसान ही खत्म हो जाएंगे तो इंसान ही यहाँ खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इन दंगों को देखते हुए और माउंटबेटन साहब की थोड़ी सी उन्होंने सिफारिश कर दी, तो इनकी बात को रखने के लिए और भैया इस दंगों को शांत करने के लिए क्या करा गया, भारत को भी आज़ाद कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को, और उस तिथि को में परिवर्तन कर दिया गया। 30 जून 1948 की तिथि में परिवर्तन किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को भी आज़ाद कर दिया गया। अब बात समझ में आई कि भैया हमें आज़ादी इस दिन नहीं मिलनी थी, हमें आज़ादी तो 30 जून 1948 में मिलती। बल्कि क्या करें कि इस समय भारत की परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी दोस्तों, सब कट रहे मर रहे, जब कोई रहेगा ही नहीं तो आज़ादी देंगे किसे? ईंट पत्थरों को। तो दोस्तों जैसा कि उद्देश्य है भैया जो चुनाव में जीतेगा वो क्या कर लेगा, संविधान सभा का गठन करेगा, वो संविधान सभा का गठन करेगा। तो दोस्तों आगे चल करके नवंबर 1946 में, कब? नवंबर 1940 में संविधान सभा का गठन किया गया। और आगे दोस्तों चर्चा करेंगे कल, इससे आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो अब दोस्तों एमएन सर को दीजिए विदा। बने रहिएगा एफएम गोल्ड के साथ। एफएम गोल्ड सदा आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।